स्पाइसजेट के ऊपर खबर है। स्पाइसजेट के अजय सिंह ने सेबी के साथ सेटलमेंट की है। अजय सिंह पर डिस्क्लोजर नियमों को तोड़ने का आरोप था, लेकिन अब इसकी सेटलमेंट कर ली गई और 2 लाख रुपए के करीब ये सेटलमेंट हुई है सेबी के साथ। पॉजिटिव खबर स्पाइसजेट के लिए 4.5% की तेजी ऑलरेडी बन गई, लेकिन अविनाश मुद्दा यह है कि एविएशन स्टॉक्स तेज हो गए। इसको कैसे माने? रुपए की मजबूती का इसका बेनिफिट मिल रहा है एविएशन स्टॉक्स को गोइंग फॉरवर्ड? क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाती है? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि क्रूड तेज है, उसके बावजूद एविएशन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, समझाएं। नहीं, मुझे लग रहा है रजत, डेफिनेटली क्रूड की जो अपसाइड है वो काफ़ी नियर टर्म में बड़ी है, लेकिन अगर हम अक्टूबर टू दिसंबर का पीरियड देखें तो क्रूड के कीमतों में काफ़ी गिरावट थी। मोर इम्पॉर्टेंटली रुपया फर्म होता है तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, और इनका जो एयर ट्रैफिक है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंटली दूसरे प्लेयर से काफ़ी अच्छा है। तो हमको लग रहा है कि चौथे तिमाही के रिजल्ट्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे आएंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली जब तक एयर ट्रैफिक ग्रोथ अच्छे डबल डिजिट्स ग्रोथ में ग्रो करता है तब तक एविएशन कंपनीज़ को डेफिनेटली ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में चैलेंज ज़रूर रहेगा कि क्रूड की कीमतें अगर बढ़ती है तो इनके मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। बट हाल ही में एटीएफ के प्राइसेस भी घटे हैं, क्रूड के प्राइसेस भी पहले सॉफ्ट थे, रुपया फर्म है, तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली अभी भी हेडविंड्स पॉजिटिव दिखाते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 महीना अगर क्रूड की कीमतें स्टेबलाइज होती है तो मेरे ख्याल से एविएशन स्टॉक्स का ये मोमेंटम फिर वापस जारी होना चाहिए। ठीक है, इस बीच एक और शेयर आप देख लीजिए, वो है हिंदुस्तान कॉम्पोजिट का। राजेश, आप ही देखिए, क्योंकि बोर्ड ने ना इसके बोनस को मंजूरी दे दी है। कल एक बैठक होनी थी जिसमें अप्रूवल आ गया, 1:2 की रेशियो में बोनस दिया जाएगा। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट कल तो अच्छा चला, करीब 15%। आज ये बोर्ड की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है क्या आपको? डिम्पी, जनरली काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग आता है फॉलोइंग द न्यूज़, और मुझे लगता है कि चूंकि ये न्यूज़ मार्केट के लिए पहले से थी, क्योंकि 1500-1600 से हम लोगों ने वन वे रैली देखी है रफली 2350 तक, यानी कल का जो क्लोज था। तो अगर इतना इसमें पुल बैक आया है तो रफली 800 पॉइंट्स का, तो प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली आएगी फॉलोइंग द न्यूज़। ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका जो प्राइमरी चार्ट है वो पॉजिटिव है, बट येस आई डू बिलीव कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, और रफली मुझे लगता है 2000 तक का एक करेक्शन मिनिमम इसमें आना चाहिए। चलिए, खबर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पे भी है, और यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं आज। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जो स्ट्रैटेजिक बिक्री की जो खबर है उसके बाद कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। एक नेगेटिव खबर है स्टॉक पे, लेकिन ये स्टॉक बहुत तेज हो चुका है ऑलरेडी। अविनाश, आपका क्या कमेंट है ड्रेजिंग कॉर्प पे? पिछले कुछ समय से एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव प्ले हो सकता है कि इस खबर के चलते, या फिर इसमें तेजी बनाने की सलाह रहेगी सर? नहीं, मुझे लग रहा है रजत, ये न्यूज़ फ्लो से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिव ट्रेंड शेयर में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, और प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने के बाद इस स्टॉक में अच्छी तरह से रीरेटिंग होगी। ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा पॉजिटिव रुझान लिया है। हमको लग रहा है अगर थोड़ा सा वीकनेस भी अगर ये स्टॉक में दिखता है तो मेरे ख्याल से इसको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी समझ के खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आगे आने वाले 6 से 12 महीने में काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, वैसे भी अपने आप में साइन है, जब कर्मचारी और खासकर निचले दर्जे के कर्मचारी भी हड़ताल पे चले जाए ना, तो इसका मतलब है कि सरकार काफ़ी गंभीरता से और बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है। इसको दूसरे तरीके से मैसेज भी समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सीईएससी का एक बार चार्ट देखिए। कारोबार में रिस्ट्रक्चरिंग मई में हो जाएगी, क्योंकि कल एक इनकी बैठक थी, और अगले हफ्ते रिस्ट्रक्चरिंग का ये पूरी तरह से ऐलान भी कर देंगे। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को कंपनी अलग करना चाहती है, जिसका अब तक कोर बिजनेस रहा है। सीएससी का एक बार चार्ट देखिए, आपको कितना ठीक लग रहा है राजेश? देखिए, सीएससी का जो चार्ट है उसमें लगता है कि 828 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड यू कैन से ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। एक छोटे से दायरे में ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे अपसाइड में जो कैप है, रेजिस्टेंस है, वो रफली 855 पे है, यानी यू कैन से 855 इज द चैनल रेजिस्टेंस, एंड 828 यानी 830 पकड़ के चलिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है 830 एंड 845 ये छोटा 855 का एक छोटा रेंज है। अगर सीएससी का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन आ सकती है। रफली मुझे लगता है कि रफली 780-785 तक का एक करेक्शन आ सकता है। मुझे लगता है कि सीएससी इज वेटिंग फॉर दैट न्यूज़ कि कुछ न्यूज़ मिले, देन उसका अपथर्स्ट आ जाए। लेकिन अगर डिले होता है या कुछ अनसर्टन हो जाता है तो डेफिनेटली करेक्शन ड्यू है। अगर 750-755 जो रेजिस्टेंस चैनल रेजिस्टेंस मैंने बताया, अगर वो तोड़ेगा तभी जाके उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। लेकिन ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन सीएससी।
इस बीच सुब्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको आज का एजेंडा बता देते हैं कि आज किस न्यूज़ फ्लो पे हम ज़्यादा आज फोकस करते हुए चलेंगे। आज सबसे पहले तो आईटी कंपनीज पे आपको ध्यान रखना है। कल पूरी तरह से मूड बिगाड़ा था इन्फोसिस ने। इन्फोसिस के ही नंबर सबसे पहले हैं 13 तारीख को, तो आज से हम समझना शुरू कर देंगे कि इन्फोसिस कैसे नंबर्स लेके आ सकता है, गार्टनर की रिपोर्ट का मतलब क्या है, और कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि वैल्यूएशन पे भी आके रुक जाते हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी। FY 17 की जो अर्निंग्स हैं वो कैसे रहेंगी, टिपिकली Q4 प्लस पूरे साल की अर्निंग्स में। ये एक सीरीज़ कल भी आपने देखे और आज भी हम आपके सामने एक दूसरा हिस्सा रखेंगे जिसमें आप ये जान पाएंगे कि नंबर्स ऑल टुगेदर कैसे रह सकते हैं, ताकि आप इन नंबर से पहले ही प्रिपेयर हो जाएं। MP = नो चेयर्स, यानी कि MP अब धीरे धीरे, गजब है तो था ही पहले से, लेकिन अब नो चेयर्स वाला भी हो गया है। तो MP के अंदर अब नो चेयर्स होगा और धीरे धीरे से ये भी आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ पर ध्यान रख रहे हो, OMCs को। असल में 14 मई के बाद आपको पेट्रोल भरवाने अगर जाना होगा तो ध्यान रखिएगा संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक चुनिंदा पेट्रोल पंप उस दिन बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें भी हैं OMCs को लेकर, इसके बारे में भी बड़े ट्रिगर्स आपके सामने उतारेंगे। एक और चीज़ जो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा रहेगा, उत्तर भारतीय वर्सेस दक्षिण भारतीय। ये भारतीय लोगों की नहीं बल्कि बैंकों की और MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे। इनमें आखिरकार ऐसी दिलचस्पी, ऐसा आंकड़ा है क्या जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को बिल्कुल अलग कर देता है। पोर्टफोलियो में आपके कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। तो आज दिन भर जी बिजनेस के एजेंडे के साथ आप जुड़े रहिए और समझिए कि करना क्या है। सुब्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रा, शुक्रिया समय देने के लिए। इस एजेंडे के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं शुरुआत पहले ना एक ही चीज़ से करना चाहूँगा, वह इन्फोसिस। बहुत मूड ख़राब किया है सर इसने। 1020 के आसपास पहले रुका रहा, पहले तो चला नहीं, बाजार चल रहा था, ये चला नहीं। अब बाजार किसी तरह से अपने आप को रोक रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से टूट रहा है। सर, इतने ख़राब नंबर्स आने वाले हैं क्या इन्फोसिस के? आई थिंक नंबर से ज़्यादा आई थिंक जो विवादों में जुटी है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर में, उसको लेकर आई थिंक मार्केट में चिंता है, क्योंकि जहां हर बार हम पुराने प्रोमोटर के इंटरवेंशन देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन को लेके यहाँ पर विवाद पैदा हुई है। तो और यहाँ पर एक बाईबैक की भी बीच में एक बात चल रही थी, लेकिन वहाँ उसका भी कुछ ऐसा न्यूज़ फ्लो मिलने को नहीं मिला। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट चिंतित है। और सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो रुपये का जो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है वो शायद एक काफ़ी भारी असर पड़ रहा है सब IT कंपनी से, और खास करके इन्फोसिस भी, जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर चर्चा हो रही है अंदर इंटरनल मैटर्स को लेके। तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद ये एक नियर टर्म अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा लॉन्ग टर्म में मेरा पर्सनल मानना है कि शायद एक बॉटमिंग आउट फेस पे है। भले कल के सेशन में हमने गिरावट देखे तो हो सकता है पिछला लो भी टूटे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट शायद ना देखने को मिले। पर चौथी तिमाही आमतौर पे कमज़ोर रहती है इन कंपनियों के लिए। ऊपर से मार्जिन पे डेंट पड़ सकता है, आधा फीसदी से 0.25% के आसपास का। साथ ही साथ बायबैक की रकम ये भी कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश होती हुई नजर आएगी, वो भी कंपनियों को झेलना पड़ेगा, वहाँ से भी आउट को तो देखने को मिलेगा ही। तो मल्टीपल नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो IT सेक्टर पे। हाँ, लेकिन एक ही ट्रिगर जो सबसे भारी पड़ सकता है बायबैक का। ऐसा ना हो कि कंपनी अगर खराब रिजल्ट्स लेके आ रही तो बायबैक से उसको ढाप दे और बायबैक की अनाउंसमेंट कर सकती है। भले ठीक है, प्रोसीजरल नोटिफिकेशन बाद में करें। अविनाश, इसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि इस बार के नंबर्स के अंदर बायबैक का बस भी होगा? ऐसा हुआ कि अगर नंबर कहीं भी खराब है ना तो मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्ले करती है, आपको बायबैक की अनाउंसमेंट भी कर देगी। और टिपिकली मार्केट में इसका जो बायबैक है ना इन्फोसिस का, वो कम से कम 1100 रुपये का बताया जा रहा है। ये जो प्राइस डिफ्रेंसिएशन है बहुत ज़्यादा हो गया है, करीब 150-200 पॉइंट का हो चुका है। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी, यही एक बड़ा ट्रिगर है जो इन्फोसिस को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे सकता है, क्योंकि अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें और आगे की कमेंट्री की बात करें तो हमको नहीं लग रहा है मार्केट्स कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज इस रिजल्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट रुपया का जो एप्रिसिएशन हो गया है वो इनको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर बायबैक आता है और क्लियरली अगर टेंडर बेस बायबैक आता है तो इसमें डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके पास काफ़ी कैश है बैलेंस शीट पे, और जो शायद इन्वेस्टर्स को एक काफ़ी समय से एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी दूसरी IT कंपनीज ने बायबैक अनाउंस किया है, तो शायद अगर बायबैक आता है तो डेफिनेटली इसमें एक बाउंस ज़रूर पॉसिबल है। चलिए, रेडिंगटन में भी एक खबर है, उसको भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। एडियो बिज्म जो है
उसमें एरेना 51% हिस्सा बेचेगी। ये दोनों ही सब्सिडरी कंपनी ओवरसीज सब्सिडरीज हैं, रेडिंगटन इंडिया की यूनिट है एरेना, और ये खबर प्ले हो सकती है। देखिए जो छोटे मझौले काउंटर्स हैं, आईटी काउंटर्स, वो बड़े शेयर्स के मुकाबले कम टूट रहे हैं या फिर इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। एक बार फटाफट से राजेश इसके चार्ट्स देख के बताएं रेडिंगटन, क्या ये मजबूत स्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से खरीदारी की उम्मीद है क्या इसमें, और खासतौर से इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले का जो समय है, 1-2 ट्रेडिंग सेशंस, क्या उसमें एक्टिव हो सकता है रेडिंगटन? देखिए रेडिंगटन का अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो एक फॉलोइंग चैनल था, एक बड़े दायरे में ये गिर रहा था, लेकिन इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है वो है रफली 113। कल का इसका जो क्लोज है वो 113 रुपये 113.95 114 रुपीज़ पकड़ के चलिए, यानी 1 रुपये ऊपर हुआ है। अभी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से क्या ये शॉर्ट कवरिंग होगा, या यू कैन से नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग, बट यहाँ से क्या फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट या फ्रेश बाइंग यहाँ पे आता है क्या। तो मैं यही कहूँगा कि रेडिंगटन विल बी ए काउंटर विच शुड बी ऑन आवर रडार, और इसको वॉच करें। 113 अगर मेंटेन करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली एक्सटेंड कर सकता है, और मिनिमम नहीं करे तो फिर भी 8 to 10% का पुल बैक आ सकता है। सो यस, यू कैन वॉच रेडिंगटन, अगर 113 होल्ड करता है तो वन कैन गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस मिनिमम 5 रुपीज़ का रखना पड़ेगा, उतना चॉपीनेस तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यस, यू कैन वॉच रेडिंगटन एंड यू कैन डेफिनेटली कीप इट इन योर बाय लिस्ट। ठीक है, एक बात सुब्रा, हेवल्स पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। एक्चुअली ना सीसीआई ने इनको मंजूरी दे दी है, लॉयड के कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। हेवल्स वैसे भी अच्छा प्ले कर रहा था, कल भी ज़्यादा टूटा नहीं, बाजार कमज़ोर था, लेकिन ये हरे निशान में क्लोज देके गया है। हेवल्स ठीक लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको? क्योंकि आई थिंक यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है शायद नियर शॉर्ट टर्म में इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी लास्ट 3 महीने में बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा हम देख चुके हैं। आई थिंक वोल्टास को ले आते और हैवल्स को ले, सब काउंटर्स में भारी भरकम हमने तेजी देखी है। ऑफकोर्स ये जो यहाँ पर लॉयड की जो डिवीजन की जो खरीदारी की बात है, डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है और डेफिनेटली रेवेन्यू एक्रेटिव है। बट आई थिंक नियर टर्म में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का मैं सलाह दूंगा। शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेच्ड फिलहाल लग रही है। सीसीआई के जो फैसले हुए हैं उसमें रिलायंस रिटेल और हेरिटेज फूड्स का भी सौदा शामिल है। हेरिटेज फूड्स अब डेयरी कारोबार खरीदेगी रिलायंस रिटेल का, इसको मंजूरी मिल गई है सीसीआई की, तो एक पॉजिटिव खबर है जो ड्राइव कर सकते हैं हेरिटेज फूड्स को। और साथ ही साथ डीएचएफएल पे भी एक खबर है कि डीपीएल में डीएचएफएल 50% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी। डीएचएफएल इन्वेस्ट को ट्रांसफर करने की मंजूरी है, और ये भी एक पॉजिटिव खबर है दीवान हाउसिंग के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, निचले से खरीदारी ऑब्वियसली स्टॉक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 384 के लेवल की क्लोजिंग है। अविनाश, ये दोनों खबरें डीएचएफएल और साथ ही साथ हेरिटेज फूड्स, इसमें से आप क्या मानते हैं, कहां पर ज्यादा तेजी बन सकती है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर दोनों शेयर्स में चुनना है तो दीवान हाउसिंग रजत एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमको लग रहा है कि इसकी जो वैल्यूएशन है इंश्योरेंस बिजनेस की, वो कंपनी ने करीबन 4000 करोड़ की वैल्यूएशन की है, और हमको लग रहा है कि जब भी कोई नया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इस बिजनेस में आएगा तो इसमें एक फ्रेश री रेटिंग दीवान हाउसिंग में आने की उम्मीद है। आई थिंक ऑलरेडी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 17-18% का लोन बुक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और चौथे तिमाही के रिजल्ट्स भी हमको लग रहा है काफ़ी अच्छे रहेंगे। FY18 में हमको लग रहा है आउटलुक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग, वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रेजेंस दीवान हाउसिंग का है, वो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अगर अभी देखें दीवान हाउसिंग के, तो बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके अलावा राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज के ट्रेड में कौन सा शेयर देंगे जिसमें हमको ट्रेड लेना चाहिए आज? यहाँ पे पोजिशनल और इंट्राडे ऐसे दोनों मैंने निकाले हैं, लेकिन पोजिशनल की मैं फर्स्ट बात करूँगा तो एक डीवीज लैब, मुझे लगता है यहाँ पे कल हमने इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखी फ्रॉम लोअर लेवल्स। ओपन इंटरेस्ट भी डेफिनेटली इसमें घटा है, जो मंदी वाले हैं उनका होल्ड थोड़ा, उनका ग्रिप जो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि कल लूजन अप हुआ है, तो वन कैन डेफिनेटली लुक फॉर डीवीज लैब ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 740 का रहेगा, सॉरी 620 का रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो 740 का है। सी एज फार एज दिस इंट्राडे इज कंसर्न, मुझे लगता है 2 काउंटर्स पे वॉच रखना चाहिए। फर्स्ट इज ऑयल एंड सेकंड इज टेक महिंद्रा। ऑयल अच्छा लगता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 333। अब देखिए ओवरऑल ऑयल एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम दे रही है, तो ऑयल इज लुकिंग गुड। स्टॉप लॉस 333 का रखिए, टारगेट रहेगा 348 का। एंड सेकंड इज टेक महिंद्रा। हमें लगता है टेक महिंद्रा इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट समवेयर नियर 442 लेवल, सो वन कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग एट करंट लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 438 एंड योर टारगेट विल बी 452 फॉर टुडे।